मेरा नाम है अरुण कुमार सिंह और मैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद जो अपने यूपी का हेड ऑफिस है शाहजहांपुर, वहाँ पर मैं वैज्ञानिक था। आपके लखनऊ में भी तेलीबाग में एक गन्ना किसान शोध संस्थान है, आप लोग जानते भी होंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से थे, लेकिन सब एक ही है। पूरे इंडिया में जितने विभाग होते हैं, चाहे कृषि विभाग हो चाहे गन्ना विभाग हो, सब एक ही होता है। कुछ सेंट्रल के होते हैं, कुछ स्टेट के होते हैं। इस पृथ्वी पे अगर सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी को मिलता है तो किसान को मिलता है, क्योंकि आपके माध्यम से ही पूरे सभी जीव जंतुओं का, ये केवल मनुष्य का ही नहीं, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका सबका भरण पोषण आपके माध्यम से होता है। इसलिए आप जो है सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं और आपके माध्यम से पूरा देश चल रहा है। और इस समय विशेष करके भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा केवल कृषि पे ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि पे दिया जा रहा है, क्योंकि मालूम है भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के माध्यम से ही सब कुछ होना है। सारे बिजनेस कृषि से चलते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही हैं वो सब आपके माध्यम से लग रही हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी चीनी मिलें लगी हैं, सब आपके माध्यम से लगी हुई हैं। राइस मिल है, आटा मिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री जो है वो शुगर केन की है, गन्ने की है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ जो कि सेंटर है पूरे यूपी का, तो यहाँ के किसानों के पास गन्ना नहीं दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो क्या आपके पास गन्ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा बताइए, आप लोग जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ का सेवन करते हैं? बोलो भाई। चाय। तो चाय में क्या मिला के पीते हैं? चीनी या गुड़, कुछ भी। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले गन्ने का ही तो प्रयोग आपके घर में हो रहा है, और फिर भी आपके पास गन्ना नहीं है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर लखनऊ में गन्ना शोध परिषद संस्थान भी है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और फिर भी आप गन्ने से वंचित हैं। क्या बात है भाई? मीठा खाते हैं और मीठा पैदा करने से नाराजगी है। इसका कारण एक और हो सकता है कि यहाँ चीनी मिल नहीं थी आसपास में, यही कारण है ना। लेकिन गुड़ तो बना सकते हैं, गुड़ इंडस्ट्री चल सकती है। हमारे लखनऊ से जितना आप पश्चिम जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भी उधर हैं। लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है। इधर आप जो है बाराबंकी चले जाइए, उसके आगे चले जाइए, हैदरगढ़ है आपके पास है। हैदरगढ़ आपके ज़िले में आता है, कहाँ आता है? बाराबंकी में। बाराबंकी में है तो बाराबंकी तो आपका ही है ना, पास में ही है, कोई दूर थोड़ी है। तो चीनी मिलें हैं। तो अब चूंकि यहाँ गन्ने की खेती है नहीं, फिर भी हम गन्ने पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वैसे मैं जनरल खेती की चर्चा करूँगा। और चूंकि गन्ना आप लगाए नहीं हो, गन्ना हमें लगता है कि भविष्य में आपके पास अभी होने की संभावना नहीं है। क्यों? यहाँ जितने किसान बैठे हैं, हमारी किसान बहनें और भाई, किसके पास गन्ना है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। अकेले दादाजी के पास है। कौन सा गाँव दादाजी? यही है गोसाईगंज में। तो आपका गन्ना चीनी मिल जाता है? नहीं जाता? कोई बात नहीं है। तो क्या करते हैं गन्ने का? रस के लिए। रस के लिए। वेरी गुड। ये दादाजी रस के लिए बोते हैं। देखिए, गन्ने का जो है कई उपयोग है। आप गुड़ बना सकते हो। आप पूरे अपनी लखनऊ की इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ रस के लिए आप गन्ना बो सकते हैं। आप दे दीजिए, वो रस पिलाएंगे सबको जो है। और गुड़ बना सकते हैं। और चीनी तो केवल फैक्ट्री वाला बनाएगा, है कि नहीं? तो गन्ने की खेती में बहुत फायदा है ना। और गन्ने के साथ अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए पूरे खेत में गन्ना नहीं बोना चाहते हैं, तो आप गन्ने में खेत में जैसे 1 एकड़ खेत है आपका, तो उसमें जो है दूरी बढ़ा करके एक लाइन गन्ना बोइए और 3-4 फीट की दूरी छोड़ करके फिर एक लाइन गन्ना बोइए। तो इससे जो है जो बीच की जो दूरी है 4 फीट की,
उसमें आप अपना कोई भी अनाज ले सकते हैं, धान को छोड़ करके, है ना। गेहूं ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, मसाला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और 2 लाइन गन्ने के हो गए, उसके बीच में एक आइटम हो गया। तो इस प्रकार से आपको रस के लिए गन्ना मिल जाएगा और गुड़ के लिए गन्ना मिल जाएगा, और बीच में आप सारी खेती कर लेंगे। पूरे इंडिया में केवल 2 संस्थान खुले थे गन्ने के सन 1912 में, जिसमें पहला संस्थान ये शाहजहांपुर का था, जो पूरा यूपी कवर कर रहा है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, नेपाल, बिहार सब कवर करता था ये। और उसी समय कोयम्बटूर में सेंट्रल में खुला था गन्ने का संस्थान, जो कि पूरा इंडिया कवर करता है। इन दोनों संस्थानों का काम क्या था कि गन्ने की नई प्रजातियां उगाना। ये दोनों ब्रीडिंग सेंटर थे, है कि नहीं, गन्ने की नई प्रजातियां उगाना। तो आज भी जो है यही दोनों सेंटर जो है गन्ने की प्रजातियां उगाते हैं। कोयम्बटूर जो है सबका हेड है, और पूरे इंडिया से सारे साइंटिस्ट जो है वहाँ जाते हैं हर साल जाड़े के मौसम। आपने कभी गन्ने, ये जो सरपत होता है किनारे किनारे लगा होता है, इसमें आपने भुआ देखा है? जो भुआ निकलता सफ़ेद सफ़ेद, देखा है कि नहीं देखा है? दादी नहीं देखी हैं। अरे भाई, पहले सरपत के ही तो हम लोग मड़ई अपना बनाते थे, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद भुआ नहीं निकलता सितंबर अक्टूबर में? निकलता है, निकलता था, नहीं निकलता है, अभी भी निकलता है। उसी प्रकार से गन्ने के अंदर भी ये भुआ निकलता है। अगर आप गन्ने की कहीं खेती किए होंगे कभी, तो देखे होंगे कोई कोई पौधे में वो भुआ निकल आता है। इसी भुए में उसका बनने का बीज बनता है, बस मारे ना। और उसी बीज को लेकर के हम लोग कोयम्बटूर जाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी गार्डन बनी होती है, जिसमें जो है पूरे इंडिया में जितनी भी गन्ने की प्रजातियां आज हैं, उन सब प्रजातियों का वहाँ एक गार्डन बना होता है। उसको हम लोग मदर गार्डन कहते हैं। मतलब इसी से जो है उसके माता पिता एक समझिए गन्ने के होते हैं, और उसी में देश के कोने कोने से वैज्ञानिक जाते हैं और चुनाव करते हैं, भाई ये हमको दे दिए, हमको दे दिए, हमको दे दिए, हम इसमें अपना क्रॉस बना करके हम एक नई प्रजाति उगाएंगे। तो यहाँ से साइंटिस्ट जाते हैं, 2 महीना वहाँ रहते हैं कोयम्बटूर में, और अपना क्रॉस करके, जैसे कि एक भुए को उठा करके दूसरे भुए के अंदर डाला जाता है, एक को नर मारते हैं, एक मादा उसमें डिसाइड कर लेते हैं। उससे जो है जो भुआ दूसरा पैदा होता है, वो भुआ कोयम्बटूर से जो लोग पैदा किए रहते हैं, फिर वो उस संस्थान को बाई पोस्ट भेज दिया जाता है। बेड बना करके उसके ऊपर जैसे बेड बनाया जाता है, आप लोग देखते हो प्याज वाज बेरन की बेड बनाते हैं कि नहीं, प्याज वाज डालने के लिए, उस तरह से बेड बनाते हैं, और उसी बेड के ऊपर उस भुए को ला करके ऐसे जीरा जैसा होता है डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें फवारे से सिंचाई करके, बड़ा मतलब पैकिंग वैकिंग करता पड़ा, वो पॉलीथीन वगैरह ढक करके, उससे जो गन्ना जमता है, उसी गन्ने से हम जो है प्रजाति का विकास करते हैं। तो एक प्रकार से एक पैकेट अगर भुआ आया हुआ है, तो एक माता पिता का भुआ है वो, है ना। लेकिन उससे जितने गन्ने जमे, मान लीजिए 100 गन्ना, 200 गन्ना, 500 गन्ना जमा, तो समझिए उसी एक माता पिता के वो 500 संतानें हुई। उसी में से 6-7 साल मेहनत करके, 8-9 साल लगता है, तब हम जा करके चेकिंग, हर साल उसको कटिंग करके आगे बढ़ाते हैं, और जो अच्छा निकलता है, जिसमें चीनी अच्छी होती है, जिसमें पैदावार अच्छी होती है, तब हम उसे 10 साल बाद, कि जिसको बो करके किसान की हालत बहुत ही अच्छी है, आर्थिक कंडीशन उसकी अच्छी हो जाती है। क्योंकि 400 इस समय, आप तो गन्ना बोए नहीं इसलिए आपको मालूम नहीं होगा, 400 को ऊपर रेट है उसका कुंटल, चीनी मिल जो देती है। तो 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से वो गन्ना बिकता है। और गन्ने की खेती से एक फ़ायदा ये है दोस्तों, कि कोई भी प्रकृति में आपदा आ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, है कि नहीं, कभी बदरी कोहरा ज़्यादा हो जाए, तो गन्ने की फसल को कभी नुकसान नहीं होता है। बाकी आप देखिए कभी बाढ़ आ गई, अभी देखिए इस बार बाढ़ आई थी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नदियों के किनारे के धान सब खत्म हो गए, वहाँ गन्ना भी डूब गया था, खत्म हो गया था। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर तेज़ बारिश होती है तो गन्ने के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
और गन्ने की खेती करने से हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसकी जो सूखी पत्तियां खेत में गिरती हैं तो उससे जो है वो खाद बन जाती। कि आप लोग अगर चीनी मिल, जैसे हैदरगढ़ का भी सेंटर यहाँ लगा होगा कहीं न कहीं, तो आप लोगों के पास आते नहीं क्या कि भाई आप गन्ना बो, ऐसा नहीं कहते हैं? अच्छा, आप क्यों नहीं ले जाते? ओहो, मेंथा ने जो है ओवरटेक कर लिया है कि नहीं? तो मेंथा में गन्ने से ज्यादा फायदा है क्या? है 3 महीने की क्रॉप है आपकी। वो कितना मिल जाता है 1 एकड़ मेंथा से? 60-70 हजार नहीं, 60-70 हजार रुपये 1 एकड़ से मिल जाते हैं। हर साल बोना पड़ता है 2-3 साल, 3 महीने की क्रॉप है, चलो ठीक है। लेकिन आजकल जो है गन्ने का बीज जो है वो आंख के माध्यम से मिल रहा है। जैसे एक गन्ने में 15-20 आंखें होती हैं, तो 100 आंख 200 आंख ऐसे बेचा जा रहा है। पहले हम लोग कुंटल में बेचते थे, लेकिन गन्ने का बीज ऐसा है कि हमको पूरे उत्तर प्रदेश में बांटना है, हर किसान के घर जाना है, तो हम आंख के माध्यम से देते हैं। मान लिया आपको 100 आंख दे दिया गया, तो 100 आंख जो है, एक गन्ने में अगर 20 आंख हैं तो 100 आंख के लिए कितना गन्ना चाहिए आपको? 5 गन्ने में आप काम चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि 100 आंख लेकर के हम क्या करेंगे? तो गन्ने की जो आंख है वही उसका जो है जमाव करती है। तो एक गन्ने में अगर 20 आंख है तो समझिए 20 टुकड़ा काट करके उसको आप बोएंगे तो एक पौधा निकलेगा, उस एक पौधे से 2-3 किल्ले निकलेंगे, तो एक आंख से 3-4 गन्ने बन जाते हैं। ये अमूमन इसका सिस्टम है। तो अगर आपको 10 गन्ना 5 गन्ना भी यहाँ तेली बाग से मिल गया तो एक आंख का टुकड़ा काट करके उसका एक नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। तो एक 15, 20, 25, 30 गन्ने अगर मिल गए तो उससे आप 1 बीघा की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार होने के बाद जब वो जम जाता है, जैसे एक साथ एक आंख काट के आप एक बेड बना करके एक साथ सटा के रख दिया और उस पर पानी और खाद वगैरह डाला और वो जमा होगा। उसके जमने के बाद जैसे धान का रोपण होता है उस तरह से नाली बना करके आप गन्ने की लानी बनाइए और नाली में एक पौधे को जो एक उसका आंख रहेगी, फिर उसमें जमा हुआ धान की तरह एक फीट दूरी पे रखते जाइए और उसी नाली में पानी खोल दीजिए और तुरंत वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी चली जाएगी। इस तरह से जो है आपकी गन्ने की बीज, जो गन्ने का बीज अपने घर पे 10-5 गन्ने से तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गन्ने की जरूरत नहीं है ना। अब बात आई कि अगर आपके पास गन्ना है तो आप खेती कैसे करोगे। देखिए, अभी आप लोग इस पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आ रहा था नमामि गंगे योजना, है ना। उसमें है कि हम जैविक खेती की तरफ अपने किसानों का बढ़ावा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जैविक खेती की तरफ क्यों ध्यान दिया जा रहा है। आप कोई बता सकते हैं कि जैविक खेती से हमें क्या फायदा है? कोई एक किसान हमको बता दे कि जैविक खेती जो करता है उससे हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को क्या फायदा है। जो आप पैदा करते हो अपने घर में यूज करते हैं, तो जानबूझ करके जहर खा रहे हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। मार्केट तो नंबर 2 पे आई। अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा पैदा करोगे तो मार्केट में जाएगा, तो जो लोग पाएंगे वो भी अच्छा पा जाएंगे। केवल ये भ्रम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी या देश के जो भी मुख्य लोग हैं वो आपको मार्केट भी देने के तैयार हैं और मार्केट मिल रही है हमको जो है। अच्छा बताइए, जो आप केमिकल पैदा करते हो वो कहीं मंडी में ले जाते हो, नहीं ले जाते हो? तो क्या मंडी वाला अगर जैविक पैदा करके ले जाओगे तो आपको गेट पे रोक देगा कि भैया इसको हटाओ, तो जैविक लेकर आए, इसे बाहर करो? ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो अपने खाने के पर्पज से आप पैदा करो और जो बच जाए उसे मार्केट में दे दो, तो क्या बुराई है इसमें। और जो उपज वाली बात आ रही है, सुनिए ध्यान से, उपज वाकई में 1-2 साल 3 साल कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जमीन का स्ट्रक्चर जो है वह नेचुरल नहीं रहा। जैसे अपने घर में अगर आप बच्चे को सुबह सुबह बाजार से पाव रोटी और दूध खिलाएंगे तो घर की रोटी उसे नहीं अच्छी लगेगी। चाउमीन खिलाएंगे तो घर की चावल दाल नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए जैविक खेती में उस जमीन की दशा को धीरे धीरे सुधारा जाता है और जमीन के अंदर जो जीवाणु हैं वो जब केमिकल, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें जब पड़ती हैं
तो जमीन के अंदर का जो जीवाणु है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके लिए माहौल नहीं है। तो जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो ये केमिकल डालेंगे तभी पैदा होगा, ऐसा हमारा खेत हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो वीडियो चला था उसमें आपने देखा था कि मेरठ के कई किसान आपको गन्ना दिखा रहे थे। गन्ना आपने देखा था, वो आपके केमिकल से कमज़ोर था, नहीं था ना, और एकदम पत्तियां ग्रीन थी। जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है जब सही हो जाएगा तो 2-3 साल बाद वो इतनी उपज देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए ये भ्रम निकाल दीजिए कि जैविक खेती में उपज कम होती है, ठीक है ना, और इसकी मार्केट नहीं है। मार्केट तो ऐसी है, आपके लखनऊ के आसपास जितने गांव हैं, अगर सब लोग जैविक खेती का उत्पादन करके लखनऊ शहर में ले जाएंगे तो लूट लेंगे लोग। आबादी है कि नहीं है? आपके खेत तो खत्म हो गए मकानों में, तो कैसे कह रहे हैं कि नहीं जैविक खेती का उपज बिकेगा? लेकिन हाँ, एक जेन्युइन रेट लेना होगा। ये नहीं कि अगर 10 रुपये केमिकल का मिल रहा है तो हम 100 रुपये में बेचेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, बुआई के समय 2 ही 3 चीज़ डाली जाती है, एक है DAP और एक है NPK। आशीष जी, आपके यहाँ NPK भी मिलता है? क्या रेशियो है उसका? 12-32-16। 12-32-16। देखिए, 2 खादें हैं, एक NPK है, एक DAP है। DAP भी मिलती होगी कि नहीं मिलती? DAP मिलती है, तो दोनों में से एक ही डालना है। अगर आप DAP डाल रहे हैं तो एकड़ के हिसाब से नोट कर लीजिए, उसमें आपको 70 किलो पर एकड़ डालना है DAP। 70 किलो पर एकड़ बुआई के समय, ठीक है। और इसमें पोटाश डालना है 40 किलो पर एकड़, लिख लीजिए। यूरिया डालनी है 25 किलो पर एकड़, और एक जिंक सल्फेट भी पड़ता है, वो है 10 किलो पर एकड़। यूरिया 25 किलो पर एकड़। तो DAP, यूरिया और पोटाश, इनको मिक्स करके आप जो गन्ने की लाइन खोलते हैं उसमें पहले डाल दीजिए खाद के रूप में। और अगर संभव हो तो गोबर की खाद अगर सड़ी हो आपके पास तो उसमें मिला लो इसे। DAP, यूरिया और पोटाश को गोबर की खाद में मिला लीजिए और मिला के नालियों में डाल दीजिए। उसके बाद गन्ने का टुकड़ा, तो 2 या 3 आंख का टुकड़ा काट के उस नालियों में टुकड़ा डाल दीजिए, ठीक है ना। और जो जिंक सल्फेट होता है, जिंक को इसके साथ, खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए, है ना। उसको मिट्टी में मिला करके और उसी नालियों, जब ये सब चीज़ डाल दिए, गन्ने का टुकड़ा डाल दिए, तो थोड़ा मिट्टी लीजिए खेत से, जिंक सल्फेट को मिट्टी में मिला करके और ऐसे ही पूरी नालियों में ऊपर से बिखेर दीजिए, ठीक है ना। उसमें खाद में मत डालिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक इंसेक्टिसाइड, कोई भी जो दीमक उमक को ख़त्म करें केमिकल की खेती में, तो इंसेक्टिसाइड रीजेंट वगैरह आता है, क्लोरोपाइरिफास आता है। तो रीजेंट जो है 8 किलो एकड़। रीजेंट भी आपके यहाँ बनता है, डोज यही 8 किलो का ही है, वही है ना, कितने, हाँ 8 से 10 वही। तो रीजेंट आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसे टुकड़े के ऊपर डाल करके ढकाई कर दिए, ये बुआई के समय के प्रोग्राम है, ठीक है ना। और अगर आप NPK डालते हैं तो उसका डोज लिख लीजिए, लिखो NPK। अगर DAP नहीं डालते हैं तो NPK डालिए। NPK 100 किलो पर एकड़, लिखो 100 किलो पर एकड़, मतलब 2 बोरी पर एकड़। 1 एकड़ में जो भी बीघा होगा अपना हिसाब किताब लगा लेना अपना। और 13 किलो पोटाश, क्योंकि इसमें NPK में पोटाश होता है ऑलरेडी, इसलिए 13 किलो पोटाश डालना है, ठीक है ना, 1 एकड़ में। 25 किलो यूरिया डालनी है इसमें, और 10 किलो जिंक सल्फेट। ये डोज हो गया बुआई के समय का। और इसके बाद बचता है जो डोज नाइट्रोजन का, वो जो है 50 किलो कट्टा 2 बार जब जमा हो जाए तो जून तक, जून के पहले तक 50 किलो का 2 बार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं। यही पूरा खाद का डोज होता है गन्ने की खेती में, ठीक है। तो जैविक खेती के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के कोई केमिकल की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो जानवर है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, और एक देसी गाय आवश्यक है, कि उसमें देसी गाय के गोबर और मूत्र को बता दिया गया है, हमारे शास्त्रों में भी है। आपने देखा होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो भी वेद हैं उसमें गाय का वर्णन किया गया है कि गाय को माता कहा गया है।
माता इसलिए कहा गया है कि गाय और धरती दो ही माता हैं इस पृथ्वी पे। एक अपनी माँ होती है जो पैदा करती है हमें, एक गाय है उसको भी माता दिया जबकि हमको पैदा नहीं किया उसने, लेकिन हम उसको माता बोलते हैं, और धरती को भी माता बोलते हैं। तो ये तीन माताओं का दर्जा है। पहली जो हमने जिन्होंने हमें पैदा किया, और हम सबको इस धरती ने पैदा किया, और पालन किसने किया? गौ माता ने। तो गौ माता का रोल इसी खेती में है। तो गौ माता का क्यों चयन किया गया कि गाय के अंदर कहते हैं कि 33 कोटि, उसको करोड़ नहीं बोलते, कोटि, 33 प्रकार के देवता पाए जाते हैं। देवता माने कि वो हमारा पालन पोषण करते हैं। उसका गाय का गोबर, मूत्र, घी, दूध सब कुछ जो है उपयोगी है खेती के लिए। और यही खेती करके अगर कोई आदमी 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने जितने खेत हैं उसका 1/3 खेत को अगर जैविक खेत में कन्वर्ट कर ले, तो समझिए गारंटी के साथ है कि उसके परिवार को लखनऊ के किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है। और जैविक खेती करने वाला आदमी जो 10-15 साल से कर रहा है, वो गारंटी देता है कि हमारे परिवार में कोई आदमी जो है अस्पताल नहीं जा रहा है उतने साल से, जब से हमारी खेती का अनाज हम लोग खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मार्केट की बातें छोड़ दो, उपज की बात ही छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई कि हम बीमार नहीं होंगे। इससे बड़ी उपलब्धि है कोई? करना क्या है? गाय का गोबर और गाय का मूत्र, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा बेसन, और हमारे ऐसे स्थान की मिट्टी जहाँ पर कभी आपने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड न डाला हो, वो लेकर के हम एक घोल बनाते हैं। इसका डोज होता है 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी। इसे आप एक ड्रम में डाल करके उसमें 200 लीटर पानी डाल के भर दीजिए, छाया में रख करके उसे डंडे से घुलाइए। 3-4 दिन में एक घोल तैयार हो जाता है। इसे हम बोलते हैं जीवामृत। ध्यान से सुन लीजिए माताएं बहनें सब। और इस जीवामृत में जो गोबर के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो गुड़ और बेसन को पा करके वो डेवलप करते हैं। पूरे ड्रम में जो है जीवाणुओं की संख्या जो है कई करोड़ जो हो जाती है। इन्हीं जीवाणुओं को हम जो है सिंचाई के माध्यम से खेत में डाल देते हैं। यही जीवाणु जब खेत में पहुंचते हैं तो वह जो है आपकी फसल के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। वो फसल के लिए भोजन नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जमीन में जा करके वातावरण से मिल करके, प्रकृति से मिल करके वो अपने पौधे के लिए भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। और वही भोजन जब पौधों को मिलता है तो वो जैविक क्रियाएं उसमें चलने लगती हैं। जैसा ही उनका स्वभाव होता है वैसा ही अनाज वो पैदा करके देते हैं। और इस अनाज में किसी प्रकार के रोग की संभावना नहीं होती है। और जो आप कह रहे हैं उपज कम होगी, तो पहले, दूसरी, तीसरी साल उपज इसलिए कम होती है कि जब ये जीवाणु 3-4 साल लगातार आप खेती में डालते रहेंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तब धीरे धीरे जो है वो फैक्ट्री जो खाना बनाती है पौधों के लिए, उसकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा और हमारी उपज जो है बूम कर जाएगी। वो केमिकल उसे नहीं पा सकता है। तो ये अपने दिमाग में रख के जाइए आज से कि जैविक खेती करने में 2-3 साल के बाद उपज ऐसी होगी, वो केमिकल की नहीं होगी। दूसरा इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसका बेस यही है जीवामृत। दूसरा प्लस पॉइंट है कि इससे जो भी चीज पैदा करोगे, तो जितने प्रकार के हम लोग रोग बता रहे थे अभी, पेड़ में, पौधे में, कोई भी रोग किसी भी फसल में लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बढ़ रहा है ना। शहर का बच्चा जो पावरोटी खा के जिंदा है, गांव के बच्चे से लड़ाई में जीत नहीं सकता, क्योंकि वो नेचर में है। कोरोना जब आया था, शहर में लोग मरे, देहात का लोग बिना मास्क लगाए टहल रहा था। क्यों टहल रहा था? क्योंकि वो नेचर के साथ था, वो ऑक्सीजन उसकी मात्रा ज़्यादा थी। इसी तरीके से खेत में जो है जब ये जीवाणु जाते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की मात्रा जमीन के अंदर बढ़ती है, वहाँ पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिव रिएक्शन होता है। तो उससे जो है सारा माहौल बदलता है और हमारा जो है उत्पादन बढ़िया होता है। और वह बीज अगर 1 साल बोया, उसी को कई साल लगातार बोएंगे तो अपना बीज बन जाता है। आपको बाजार से दोबारा बीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी को कहते हैं देसी बीज। और हमारे किसी किसान के पास, आज किसी के पास एक देसी बीज हो, कोई हाथ उठा के बता दे, किसी के पास नहीं है। किस चीज का है? हाँ, मड़ुआ वगैरह का।
और हम एक नंबर देते हैं आपको। आप रायबरेली, आपके पास वाला जिला है। ये हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी, बछरावा जानते हैं आप? इनका नंबर नोट कर लीजिए। ये जैविक खेती के किसान हैं, कम से कम 15 साल से कर रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा नाम है इनका। नंबर नोट करिए 9628 018 649। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, ठीक है ना। और इनके पास चावल की 13, 17, 32, 37, 51 प्रजातियों का चावल अपने यहाँ ये बीज के रूप में संरक्षित किए हुए हैं। इसमें जो है पूरे इंडिया के चावल है, धान। तो इनका नंबर मैं इसलिए नोट करा रहा हूँ ताकि आप भी समझ सको कि जैविक खेती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। कोई भी बीज इनके यहाँ से जाकर ला करके आप अच्छी वैरायटी का धान अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं। अगर इसमें जितने किसान भाई बैठे हैं, किसी को अगर जैविक खेती से कोई बात पूछनी है तो जो मैंने नंबर दिया है, ये नंबर से हमसे बात कीजिए। मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, धरती माता की। धन्यवाद भाइयों।